स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अभी तक हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्राचीन इतिहास और हिंदी की कक्षाएं और अंग्रेजी की जो कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से चल रही है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए आज से हम उत्तराखंड का जो हमारे पास सिलेबस है वो शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो उत्तराखंड का जो इतिहास है वो अजय रावत से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है आपके पास उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक काल। इसमें भी हम इसको बाँट देते हैं। एक हमारे पास होता है प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसके कि कोई लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि ऐतिहासिक काल में हमें कुछ रचनाएं और कुछ हमें पुरातत्व स्रोत मिलते हैं जिसके आधार पर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अगर हम जानें तो इस काल में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे। तो एक सीक्वेंस के द्वारा हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में किन किन जातियों का आगमन हुआ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे किरात जाति का आगमन हुआ। उसके बाद कोल जाति या जिनको मुंड नाम से भी जाना जाता है। कोल और मुंड के बाद यहाँ पे खस जाति का आगमन हुआ और खसों के बाद शक जाति का आगमन होता है। शकों के बाद कुणिंद और कुणिंद के बाद कत्यूरी का यहाँ पे आगमन होता है। जबकि संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो कुणिंदों के समय संपूर्ण भारत में मौर्यों का राज था और मौर्य लोग जो थे उनके अधीन कुणिंद लोग कार्य करते थे। और मौर्यों के बाद यहाँ पे कुषाण लोग आए और कुषाण के बाद यहाँ पे भारत में हम गुप्त काल देखते हैं। जबकि मध्यकालीन इतिहास में ऐतिहासिक काल में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन पड़ते हैं, जहाँ पे कुमाऊं में हमारे पास चंद वंश और गढ़वाल में परमार वंश था। और उसके बाद सबसे पहले गोरखों के द्वारा कुमाऊं पर अधिकार किया गया और उसके बाद गढ़वाल पर भी इनका अधिकार हो गया। तो कुल मिला के इन्होंने गढ़वाल और कुमाऊं पर राज किया। आधुनिक काल में हम पढ़ते हैं ब्रिटिश शासन और टिहरी रियासत। ब्रिटिश शासन में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रिटिशर थे उनके द्वारा अलकनंदा के दाएं ओर का जो इलाका था वो पौड़ी वाला जो इलाका था उसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा राज किया गया। जबकि अलकनंदा के बाईं ओर टिहरी रियासत यहाँ पे चल रही थी। और ब्रिटिश और टिहरी रियासत के बाद यहाँ पे राज्य निर्माण आंदोलन को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। तो आइए इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें दिखता है कि यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ के आदि निवासी थे वो किरात जाति का आगमन होता है। तो उत्तराखंड की आदि निवासी किरात थे और जिनका वर्णन हमें महाभारत के वन पर्व में, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में तथा ऋग्वेद में, पुराणों में और जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मेगस्थनीज के द्वारा उनकी रचनाओं में पता चलता है। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव बद्रीनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे तो श्रीनगर में राजा सुबाहु के स्थान, जो कि श्रीनगर का पुराना नाम था सुबाहुपुर, वहां पे पांडवों के विश्राम करने का वर्णन मिलता है। आगे महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन के दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने का जिक्र मिलता है। और वहां पे हमें मिलता है कि शिव जी जो कि किरात रूप में थे उनके और अर्जुन के मध्य अलकनंदा के बाएं तट पर एक युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जिसे वर्तमान समय में विल्लव केदार या शिवप्रयाग भी कहा जाता है। विल्लव केदार नामक स्थान हमारे पास वर्तमान में पौड़ी जनपद में है। जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात
जब युधिष्ठिर राजा बन गए थे तो उनके द्वारा एक राजसूय यज्ञ करवाया गया और इस किरात क्षेत्र से उनके लिए बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण, उपहार और जड़ी बूटियां और मधु आदि लाए जाने का जिक्र मिलता है। किरात जाति एक आखेटक जाति थी, जिसका मतलब है कि यह शिकार पर निर्भर करती थी और अपना जीवन यापन के लिए जंगलों में निवास करती थी तथा शिकार पर निर्भर करती थी। इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास अगली जाति आती है कोल जाति, जिन्हें मुंड या सवर नाम से भी जाना जाता है। तो किरातों के बाद कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कोल जाति का आगमन हुआ, लेकिन डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल मानते हैं कि उत्तराखंड के आदि निवासी किरात जाति नहीं बल्कि कोल थी और उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा आयोग भी कोल को ही सही आंसर मानता है। तो अगर उत्तराखंड के एग्जाम में कभी प्रश्न पूछता है कि उत्तराखंड के आदि निवासी कौन थे, तो इसका राइट आंसर आप कोल ही मानेंगे, क्योंकि अभी तक ये प्रश्न 2 बार एग्जाम में पूछा गया है और दोनों बार आयोग ने कोल जाति को सही माना है। आगे यहाँ पे जब कोल जाति आए तो कोल और किरातों के बीच आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जिससे कि किरात और कोल जाति तराई क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों तथा हिमालय के भूभाग में बसने लगी, या फिर हम कह सकते हैं कि कोल जाति के द्वारा किरातों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिए गए, या फिर उनका वर्चस्व होने के कारण किरात लोग पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने लगे। इसी के बाद कोल और किरात के बाद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे कोल और किरात जाति के बाद यहाँ पे खस जाति का आगमन होता है। अब खसों के बारे में ये मत है कि ये ईरान और अफगानिस्तान से कश्मीर होते हुए हिमाचल प्रदेश और कश्मीर और गढ़वाल और कुमाऊं में चारागाह की खोज में आए थे, जहां इन्होंने आर्यों के बारे में जब पढ़ा तो उनके गौरवपूर्ण इतिहास से प्रसन्न होकर इन्होंने खुद को आर्यों की संतान कहा और खुद को गर्वान्वित महसूस किया, क्योंकि कुछ दशाओं में देखा जाए तो खस और आर्यों की जो समस्याएं थी वो लगभग समान थी। तो इस कारण उन्होंने आर्यों का जो जीवन था वो अपने अनुरूप पाकर उन्हें अपने आप को खुद आर्यों की संतान कहा। आर्यों के आगमन के बाद यहाँ पर शक जाति का आगमन होता है, जो कि एक पशुचारक और अश्वपालक जनजाति थी। अब इन जाति की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जैसे कि मिस्रवासी जो लोग होते हैं वे मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तुएं रखते थे, तो इसी प्रकार ये जो शक जाति थी जब इनमें किसी का देहांत हो जाता था तो ये भी मिस्रवासियों की भांति मृतकों की समाधि में उनकी प्रिय वस्तुएं रखते थे। अर्थात ये जन्म और कर्म के सिद्धांत को मानते थे। ऐसी समाधियां हमारे पास लद्दाख से, लाहुल से, चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और मध्य तिब्बत तथा मलारी तथा भारत के अंतिम गांव माणा से मिली है। आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास कुड़िंद जाति का वर्णन मिलता है। कुड़िंद जाति, देखिए इस समय संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इस समय संपूर्ण भारत में मौर्यों का शासन था, जिनकी सीमा तराई और मैदानी क्षेत्रों में थी, लेकिन उत्तराखंड के मैदानी भागों पर इन्होंने कब्जा कर दिया था, जिस कारण कुड़िंद शासक मध्य हिमालय राज्यों में निवास करने लगे और उत्तराखंड की पहली स्वतंत्र सत्ता भी कुड़िंद जाति थी। कुड़िंद जाति के बारे में अगर हम बात करें तो कुड़िंदों के बारे में हमें यह पता चलता है कि कुड़िंद जाति का सबसे महान राजा आपके पास अमोघ भूति था, ठीक है, जिसके नाम की हमें मुद्राएं भी प्राप्त होती है। कुड़िंद राजवंश की मैं बात करूं तो इनका टाइम पीरियड है 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक। कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक संगठन है या प्रथम राजनीतिक शक्ति है, जिनकी राजधानी कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर थी। कालसी अभिलेख में कुड़िंदों को मौर्यों के अधीन बताया गया है और इसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया है, जबकि इस क्षेत्र को अपरांत नाम से वर्णित किया गया है। कुड़िंद इतिहास के बारे में हमें ज्यादा जानकारियां तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी कुछ इनके इतिहास के बारे में जानकारी के लिए हमें इनकी मुद्राएं मिलती है।
तो इनके इतिहास का एकमात्र स्रोत इनकी मुद्राएं हैं, जबकि इनका वर्णन रामायण तथा महाभारत और मार्कंडेय पुराणों में मिलता है, जिनमें इनका त्रिगर्तों, कबूतों और आदम्बरों जाति के साथ संबंध बताया जाता है। पाणिनि एवं कौटिल्य में वे क्रमशः कुलून और कुलिंद नाम से जाने गए हैं। यानी अगर हम पाणिनि की बात करें और कौटिल्य की बात करें तो इन्होंने इन्हें कुलिंद न कहकर कुलून और कुलिंद नाम दिया गया है। साहित्यिक स्रोतों के अनुसार इनका जनपद सतलज से गंगा यानी कि जो कि अलकनंदा है, जो टिहरी और पौड़ी गढ़वाल की सीमा को बनाती है, उनमें इनका राज्य फैला हुआ था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोलमी जो कि एक भूगोल वक्ता थे, उनके द्वारा कुलिंद्रीन नाम से इन्हें जाना जाता है। तो टोलमी ने इन्हें कुलिंद्रीन नाम दिया है, जबकि विष्णु पुराण में अगर हम बात करें तो इन्हें कुलिंदो पत्यकस नाम से जाना जाता है। कनिंघम ने प्राचीन काल में कुलिंदों की एकता कुल्लू और शिमला मनाली में माना है। आगे हम बढ़ते हैं कुलिंदों की मुद्राओं के बारे में। तो कुलिंद राजवंश की हमें कुल 3 मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिनमें सबसे पहली मुद्राएं थी आपके पास अमोघभूति प्रकार की मुद्रा। तो अमोघभूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वे हमारे पास इस वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था, जिसे अमोघभूति जिसका नाम था, उसने ये मुद्रा अपने नाम से चलवाई थी, जो कि रजत और ताम्र धातु की बनी थी तथा इस पर ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और द्विलिपीय मुद्रा का प्रयोग किया है और इसके एक भाग में लक्ष्मी और मृग का चित्र अंकित किया गया है। दूसरी मुद्रा की मैं अगर बात करूं तो दूसरी मुद्रा हमारे पास अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा पाई गई है, जो कि अल्मोड़ा से मिली, जिनमें से कि 4 मुद्राएं आज वर्तमान समय में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। जबकि कत्यूर घाटी की अगर मैं बात करूं तो वहां से हमें 54 मुद्राएं मिलती हैं तथा इस पर भी ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए लेख मिलते हैं तथा माना जाता है कि इनकी मिली हुई मुद्राओं में सबसे पुरानी मुद्रा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा थी। कुलिंदों की जो तीसरी मुद्रा थी उनका नाम चत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा कहा जाता है, जो कि और चत्रेश्वर की पहचान भगवान शिव के रूप में हुई है, जो कि माना जाता है कि कुलिंदों के आराध्य देव थे और यह कांस्य धातु से निर्मित लिपि थी जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये हमारे पास कुलिंद राजवंश की 3 मुद्राएं मिलती हैं। चतुरेश्वर प्रकार की मुद्रा को हम अनाम प्रकार की मुद्रा भी कहते हैं, जिसके द्विहस्ता मूर्ति स्थानक मुद्रा में मिली है, जिसमें भगवान शिव के दाएं हाथ में एक त्रिशूल मिलता है। इसे स्थानक शिव प्रकार भी कहा जाता है और शिव की पहचान हुई है इनके अधिष्ठात्रा देवी देवता के रूप में। कुलिंदों की मूल भूमि की अगर बात की जाए तो यामुन प्रदेश के आसपास का क्षेत्र, यानी जो कि हमारे पास यमुना घाटी है, यानी देहरादून के जो बात करूं तो देहरादून में लाखा मंडल वाला जो एरिया पड़ता आपके पास, वहां पे यामुन प्रदेश के आसपास इनका क्षेत्र मिलता है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अमोघभूति था, ठीक है, जिसने कि हिंद यूनानी साम्राज्य के खंडरों में से एक अल्पकालीन राज्य बनाया था। एक छोटा सा राज्य इसने निर्माण किया था और बृहद संहिता में कुलिंद नाम का वर्णन किया गया था, जो कि माना जाता है कि कनिष्क के अधीन राज्य भी रहा था। अमोघभूति की मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों पर शकों का अधिकार हो गया था और शकों का अधिकार होने की पुष्टि हमारे पास सूर्य मंदिर और सूर्य मूर्तियों और मंदिरों से होती है और यहीं से माना जाता है कि शकों के आगमन से ही यहाँ पे शक संवत का प्रचलन होता है। तो आज उत्तराखंड की इस श्रृंखला में इतना ही। मिलते हैं एक नई क्लास के लिए, तब तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।